मॉर्निंग चिल्ड्रंस। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को बतलाई थी कि हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग फोर्थ चैप्टर आर्थिक व राजनीतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के क्या उद्देश्य थे। और इसका आंसर है, क्षेत्रीय संगठन विश्व के किसी विशिष्ट भाग के देशों के बीच एकता व सहयोग स्थापित करते हैं ताकि उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास हो सके। यूरोपीय संघ व आसियान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो बच्चों, यह था क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य। दूसरा क्वेश्चन है, भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर क्या असर होता है। आंसर है, भौगोलिक निकटता के कारण किसी क्षेत्र में आने वाले देशों में संगठन की भावना विकसित होती है। इस भावना के विकास के फलस्वरूप पारस्परिक संघर्ष और युद्ध की जगह पारस्परिक सहयोग और शांति का विकास होता है। भौगोलिक निकटता मेल मिलाप के साथ आर्थिक सहयोग और अंतर्देशीय व्यापार को बढ़ावा देती है। ऐसे देश सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था कायम कर अपना रक्षा बजट कम कर सकते हैं और बची राशियों को सामाजिक, आर्थिक अवसंरचना पर खर्च कर सकते हैं। भौगोलिक निकटता के कारण देश यातायात संचार माध्यम से आसानी से जुड़ सकते हैं। तो यह था बच्चों भौगोलिक निकटता। अगला क्वेश्चन है, आसियान विजन 2020 के मुख्य बिंदु क्या हैं। आंसर है, आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। इसी विधि से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को दूर किया, पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला और पूर्व एशिया सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप में वार्षिक बैठक आयोजित की है। तो बच्चों, यह था आसियान विजन 2020। अगला क्वेश्चन है, आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों और उनके उद्देश्यों के बारे में बताइए। आंसर है, आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ, उनके उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, आसियान सुरक्षा समुदाय। यह क्या है? यह आसियान देशों के बीच होने वाले संभावित टकरावों को दूर करता है। दूसरा है, आसियान आर्थिक समुदाय। यह क्या है? यह आसियान देशों का साझा बाजार है। यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। तीसरा नंबर है, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। यह क्या है? यह आसियान देशों के बीच सामाजिक व सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देता है। तो बच्चों, यह था आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ या उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित या आदेशित अर्थव्यवस्था से किस तरह भिन्न है। बच्चों, यह इम्पोर्टेंट है।
आंसर है 1949 की समाजवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य शासन व्यवस्था की स्थापना के समय यहाँ अर्थव्यवस्था सोवियत मॉडल पर आधारित थी। आर्थिक रूप से पिछड़े समाजवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ दिए। ऐसे में उसके पास अपने ही संसाधनों से गुजारा करने के अतिरिक्त कोई चारा न था। थोड़े समय तक उसे सोवियत मदद और सलाह मिली। उसने विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूंजी लेकर सरकारी बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर दिया गया। उसके पास विदेशी बाजारों से तकनीक और सामानों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी, इसलिए उसने आयातित सामानों को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर ही तैयार करवाना शुरू किया। इस मॉडल द्वारा सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने तथा अर्थव्यवस्था का 5 से 6% की दर से विकास करने का निश्चय किया गया। चीनी सरकार ने 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। 1973 में प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। 1978 में तत्कालीन नेता देंग सियाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति अपनाई। अब यह नीति हो गई कि विदेशी पूंजी और औद्योगिकी के निवेश से उत्पादकता स्तर के उच्चतर स्तर को प्राप्त किया जाए। 1978 के बाद आर्थिक सुधारों की सफलता के कारण चीन एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। उसने शॉक थेरेपी पर अमल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से विकसित किया। 1982 में खेती का तथा 1998 में उद्योग का निजीकरण किया गया। उसके विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए व्यापार संबंधी अवरोधों को हटाया गया ताकि विदेशी निवेशक अपने उद्यम लगा सके। नई आर्थिक नीतियों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उभरने में मदद मिली। कृषि के निजीकरण से कृषि उत्पादकों तथा ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण से विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। माओ ने चीन की विचित्र परिस्थितियों को देखते हुए शास्त्रीय मार्क्सवाद के सूत्रों में अनिवार्य संशोधन किए। उसने वह अर्थव्यवस्था नहीं अपनाई जो सोवियत रूस में स्टालिन ने स्थापित की थी और जिसे आदेशित या नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता था। उसने मिश्रित अर्थव्यवस्था स्थापित की, किंतु डेंग ने उसे और अधिक व्यापक बनाने हेतु बाजारी समाजवाद का मार्ग अपनाया। तो बच्चों, यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो ये था आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित या आदेशित अर्थव्यवस्था से किस तरह भिन्न है। आज मैं आप लोगों को इतना ही बतला करके क्लास समाप्त करती हूँ। थैंक यू।